अच्छा भाई, तो ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो है ये एक तरह का सब्जेक्ट होता है। असल में तो ये एक पूरी ब्रांच है कि जिसके अंदर आप ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, उनसे जो बीमारियां ट्रीट होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है इस ब्रांच का 10th क्लास के लेवल के ऊपर। तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, देन मेडिसिनल ड्रग्स हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन हैं। अच्छा, पहले मैं ज़रा पेन ले लूँ। चले भाई, तो फार्माकोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि एक ब्रांच है किसकी, बायोमेडिकल साइंस की। जिस तरह साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उसी तरह से फार्माकोलॉजी जो है, जिस तरह फिजियोलॉजी होती है जिसके अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ते हैं, जिस तरह एनाटमी होती है जिसमें अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फार्माकोलॉजी जो है वो ब्रांच होती है बायोमेडिकल साइंस की, जिसके अंदर यूजेस, इफेक्ट्स और मोड ऑफ एक्शन किस चीज़ का, ड्रग्स का। यानी जो भी दवाएं हैं हमारे पास उनके यूजेस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं, बॉडी के अंदर जाके वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं और वो काम किस तरह से करती हैं, तमाम स्टडी किया जाता है डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी के अंदर। यहाँ पे फार्मासिस्ट की डेफिनेशन दी हुई है। वो शख्स जो फार्मेसी स्टडी करता है और फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन आती हैं उनको पढ़कर ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड करता है पेशेंट को और एडवाइस करता है कि इन्हें किस तरह से लेनी है या इनकी क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो फार्मासिस्ट कहलाता है। हमारे पास पूरा एक डिसिप्लिन है कि जिसके अंदर लोग डिग्री हासिल करते हैं। अच्छा, फार्माकोलॉजी जो है ये प्रॉपर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना 19th सेंचुरी के अंदर, जब नंबर ऑफ फिजियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ परफॉर्म करना शुरू की। फिजियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग जो है उसको स्टडी करते हैं, यानी आपके मसल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, आपका हार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारा का सारा फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। तो फिजियोलॉजिस्ट ने जब फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ शुरू की, दवाओं के ऊपर काम करना शुरू किया, तो फिर ये फार्माकोलॉजी जो है एक प्रॉपर ब्रांच की सूरत में आई। कोई ना कोई फाउंडर किसी भी ब्रांच का, किसी भी फील्ड का होता है, तो ऑसवेल्ड साहब को जो है वो कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। इन्होंने फार्माकोलॉजी स्टडी की थी क्लोरोफॉर्म की और क्लोरोहाइड्रेट की। क्लोरोफॉर्म एवरीबडी नोज कि ये एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक ऐसा केमिकल कि जिससे जो है वो अनकॉन्शियस किया जा सकता है किसी को, तो उसको स्टडी किया था इन्होंने। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये कि फार्माकोलॉजी के अंदर आप यूजेस पढ़ते हैं, इफेक्ट्स पढ़ते हैं और मोड ऑफ एक्शन पढ़ते हैं ड्रग्स का। तो सबसे पहली बात तो ये कि ड्रग की डेफिनेशन क्या है। तो ड्रग जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए। क्योर और ट्रीट एक ही बात है। प्रिवेंट करने के लिए किस चीज़ को, एक डिजीज़ को। तो किसी भी बीमारी को या तो अगर नहीं हुई है अभी तक तो प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस भी होती हैं, यानी बीमारी से पहले हम दवाएं देते हैं ताकि वो बीमारी ना हो। और अगर किसी को बीमारी हो जाती है, कोई कंडीशन हो जाती है, तो फिर हम जो दवा देते हैं वो ट्रीटमेंट के तौर पे काम करती हैं। क्योर जो है वो मुकम्मल खात्मे को कहते हैं वैसे। तो ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि वो ख़त्म ना भी हो, लेकिन क्योर का मतलब होता है कि मुकम्मल ख़त्म हो जाए। जैसे एड्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो एड्स की ट्रीटमेंट तो है, देयर आर मेडिकेशन जो कि उसे स्लो डाउन करवा देती हैं, जो कि उसकी प्रोग्रेशन को रोक देती है, लेकिन उसकी क्योर नहीं है, उसका मुकम्मल इलाज नहीं है। तो ड्रग जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो या तो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, या मुकम्मल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा टू प्रमोट वेल बीइंग, यानी एक शख्स के जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसकी हेल्थ को अभी से और अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स हो गए या मल्टीविटामिन्स हो गए, तो वो भी ड्रग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो उस विटामिन की कमी की वजह से या उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, लेकिन अभी ही आपकी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी कम है तो उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन पे जाकर एक्ट करते हैं और एक सेंसेशन ऑफ प्लेजर प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ आर्टिफिशियल प्लेजर, जो कि नेचुरल नहीं होती। ये एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नाउ ड्रग्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ड्रग असल में केमिकल है। अब केमिकल जो है हमारे पास वो नेचुरली भी होते हैं, जो कि प्लांट से मिल जाएंगे, एनिमल से मिल जाएंगे, इवन बैक्टीरिया से, फंजाई से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको कुछ ना कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं। और एक तरह की ड्रग्स जो हैं वो सिंथेसाइज भी की जा सकती है। तो नेचुरल ड्रग्स होती हैं और सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। एक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं या जिन्हें मेडिसिनल ड्रग्स भी कहा जाता है। ये इन्होंने अपनी तरफ से एक क्लासिफिकेशन दी हुई है, यानी एक वो दवाएं हैं जो कि किसी ना किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और पेशेंट को फिजिकली नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। इसका मतलब क्या है
जो भी बीमारी होती है असल में वो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही होती है, यानी नॉर्मल वाला जो काम, और फॉर एग्जांपल लिवर का काम है कुछ केमिकल्स बनाना, अगर लिवर ख़राब होगा तो एबनॉर्मेलिटी क्या होगी कि वो केमिकल्स नहीं बनेंगे, यानी जो नॉर्मल फंक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। तो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि दोबारा से उसे फिजिकली नॉर्मल किया जा सके, उसकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है जो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा वो प्रॉपर्ली काम कर सके, या जो भी चीज़ इसको काम करने से रोक रही है उसको ख़त्म किया जा सके। तो वो ड्रग्स कहलाती हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, या वो ड्रग्स कहलाती हैं मेडिसिनल ड्रग्स जो कि ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं डिजीज़ को। दूसरी ड्रग्स जो है इन्होंने एक कैटेगरी बताई हुई वो एडिक्टिव ड्रग्स हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो हैं जो किसी भी पर्सन को रिलैक्स फील करवाती हैं। ये असल में एक्ट करती हैं CNS के ऊपर, आपका जो ब्रेन है या आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उनके ऊपर ये एक्ट करती हैं और फीलिंग ऑफ प्लेजर जो है ये प्रोड्यूस करती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स वो हैं कि जो जिनका पेशेंट फिर आदी हो जाता है, इसी वजह से इन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मेडिसिनल ड्रग्स की। मेडिसिनल ड्रग्स वो हैं अगेन जो कि किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि पेशेंट जो है वो फिजिकली अपनी उसी कंडीशन के अंदर आ जाए जो बीमारी से पहले था। तो मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं ये बेनिफिशियल होती हैं पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए और बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आती हैं? तो मल्टीपल सोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि प्लांट से भी मिल जाते हैं आपको केमिकल्स, एनिमल से भी मिल जाते हैं केमिकल्स। तो डिफरेंट प्लांट्स की रूट से, लीव से, फ्लावर से, सीड से, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से कोई ना कोई केमिकल जो है वो निकाला जा सकता है, जिनको जो है वो केमिकल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पुराने दौर के अंदर जड़ी बूटियाँ जिन्हें कहा जाता है, तो अब असल में किया जाता है कि उन जड़ी बूटियों में असल में जो भी जड़ी बूटी थी जो कि कोई ना कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो असल में उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल था। तो आपको पूरी जड़ी बूटी की ज़रूरत एक्चुअली नहीं थी, वो एक केमिकल था। फॉर एग्जांपल एक जड़ी बूटी है जिसके अंदर 100 केमिकल्स हैं, उनमें से कोई एक केमिकल था जिसकी वजह से एक इफ़ेक्ट आ रहा था जो कि आपको चाहिए था। फॉर एग्जांपल कोई एक केमिकल है जो कि आपके खून को जमने से रोकता है, ठीक है। तो अब वो पेशेंट की जिनके अंदर दिल का कोई अटैक होता है या जिनके अंदर ब्रेन के अंदर जो है वो फालिज का उन्हें अटैक होता है, तो हमें ऐसी दवा चाहिए होती है, ऐसा केमिकल चाहिए होता है जो पेशेंट के खून को जमने से रोके, ताकि दोबारा जो है, क्योंकि एक वजह जो होती है दिल के अटैक की या जो फालिज होता है उसकी ये होती है कि खून जो है वो नाली में जम जाता है। जब खून नाली में जम जाता है तो दिल की तरफ जाने वाली खून की सप्लाई या दिमाग की तरफ जाने वाली खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से दिल का एक हिस्सा या दिमाग का एक हिस्सा मर जाता है। इसको आप हार्ट अटैक कहते हैं, इसको आप स्ट्रोक कहते हैं। तो आपको इस सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी दवा चाहिए होगी जो खून को जमने से रोके। तो कोई एक जड़ी बूटी थी कि जिसके अंदर ऐसा केमिकल था। हमें कैसे पता लगा? भाई किसी ने वो जड़ी बूटी खाई तो उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसका मतलब ये था कि इस जड़ी बूटी के अंदर एक कोई ऐसा केमिकल है जो कि खून को जमने से रोकता है। तो पहले ज़माने में वो जड़ी बूटी पूरी खिलाई जाती थी। अब ये है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके अंदर वो कौन सा केमिकल है। अगर 100 केमिकल थे उसमें से, तो उसमें वो कौन सा केमिकल है जिसके अंदर ये एबिलिटी है, हमने उसे आइसोलेट किया और उसकी दवा बनाकर बेचना शुरू कर दी। तो प्लांट से, एनिमल से, इसी तरह से सोर्सेज जो है वो हासिल किए जाते हैं। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी भी है, सिंकोना कोई ट्री है, इसके अंदर से क्विनीन मिलती है। क्विनीन वो ड्रग है जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। तो मलेरिया की प्रिवेंशन के अंदर भी और मलेरिया की ट्रीटमेंट के अंदर भी क्विनीन जो है वो एक ड्रग है जो इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ओपियम जो है वो यूज़ होता है एज अ पेन किलर। ये कहाँ से आता है? ओपियम पॉपी, ये प्लांट का एक पार्ट होता है, इसके अनराइप सीड पॉट से जो है ये निकाला जाता है। तो अगेन वही बात है कि जो भी जड़ी बूटी है, जो भी प्लांट का हिस्सा है, वो पूरा का पूरा जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई केमिकल होता है। अगर आप वो केमिकल आइडेंटिफाई कर लें और उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लें तो आप उससे दवा बना सकते हैं। तो एक सोर्स हो गया प्लांट्स, दूसरा सोर्स हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है हमारे पास, बैक्टीरिया हो जाए या फंजाई हो जाए। फंजाई के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फंगस जो है वो बैक्टीरिया, वो एक केमिकल बनाता था जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता था। तो हमने क्या किया, फंजाई से जो है वो केमिकल निकाल लिया जो पेनिसिलिन के नाम से मशहूर है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक भी है। तो वो पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम जो फंगस का नाम है, उससे निकाला गया था। तो फंगस जो है ये केमिकल बनाता था और इस केमिकल की खासियत ये थी कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता था। तो बैक्टीरिया से फंगस जो है वो बच जाता था। तो साइंटिस्ट ने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने वो निकाल लिया। अब बैक्टीरिया हमारे भी जो है वो दुश्मन है, तो हमने फंगस का निकाला हुआ केमिकल जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो एंटीबायोटिक के तौर पे आ गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये एक तो अपने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो कि इनकी बॉडी को बनाने के काम आते हैं या बॉडी के फंक्शंस को चलाने के काम आते हैं। बट ये कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स भी बना दे जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो एज एन एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ड्रग जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने बताया कि फंजाई जो है वो बना रहा है एक केमिकल जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आ रही है। इसी तरह हो सकता है बैक्टीरिया जब किसी फंगस पे अटैक करता हो तो वो एक ऐसा केमिकल सिंथेसाइज करता हो जो फंगस को किल करने के काम आता है। तो अगर आपने बैक्टीरिया से वो केमिकल आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसे एंटी फंगल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपने दोनों के हथियार आइडेंटिफाई कर लिए और उन हथियारों को अपने पास रख लिया, और जब भी वो उन दोनों में से कोई भी आप पर अटैक करने आता है तो आप उनमें से उनके खिलाफ जो चलने वाला हथियार है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो इस तरह से वजूद में आ गए। तो टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक क्लास है एंटीबायोटिक्स की, ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है। एंड लोवेस्टैटिन जो है ये प्रोड्यूस होती है फंजाई से। तो फंजाई से जो प्रोड्यूस हो रही है वो बैक्टीरिया को मारने के काम आ रही है। टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा हो एक केमिकल जो कि दूसरे बैक्टीरिया के मारने के काम आ जाए। ना ये तो हो गई ड्रग्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स से। देन देयर आर एनिमल्स के जिनसे जो है वो कोई केमिकल जो है वो सिंथेसाइज किया जा सकता है, कोई केमिकल आइसोलेट किया जा सकता है जिसे आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एनिमल के पार्ट्स या एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज अ ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट जो यूज़ किया जाता है मेडिसिन में वो हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बिल्कुल बेस के ऊपर मौजूद होता है, उसमें से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और वो ग्रोथ हार्मोन हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियसली क्या किया जाता था कि एनिमल्स के बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो निकाला जाता था और इसको डॉर्फिज्म यानी एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर कद छोटा रह जाता है उसकी ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो डिफरेंट एनिमल के पार्ट से जो है वो आप इस तरह से केमिकल्स निकाल सकते हैं जो कि हार्मोन भी हो सकता है, जो एंजाइम भी हो सकता है, एनिमल एक्सट्रैक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऑर्गन हो सकते हैं और बाइल एसिड हो सकते हैं, और इन्हें आप डिफरेंट उनके लिए पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है गोनेडोट्रोपिन की। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सोमैटोट्रोपिन कहते हैं, इसी तरह गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन होता है जो कि गोनेड्स यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आ जाते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई कि गोनेडोट्रोपिन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कमर्शियली। प्रिपेयर का मतलब ये होगा कि आइसोलेट किया जाता है हॉर्स के सीरम से। हॉर्स का सीरम जो सीरम किसे कहते हैं, जो ब्लड होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अलावा उसमें सेल्स होते हैं। तो सेल्स को अगर आप निकाल दें जो लिक्विड रह जाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। देन प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें, प्रोटीन्स निकाल दें, तो प्रोटीन्स निकाल दें तो आपके पास जो बच जाता है वो सीरम बच जाता है। तो सीरम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो उसमें गोनेडोट्रोपिन भी होता है। इसी तरह से एक एग्जांपल इन्होंने और दी हुई कि यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर इंक्रीज अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो हो सकता है गोनेडोट्रोपिन जो है वो उस वक्त इंक्रीज अमाउंट्स के अंदर मौजूद हो तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब ये ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी जब से आई है तो उसके अंदर आपको कोई भी केमिकल बनाना हो तो आपको उसका डीएनए चाहिए होता है बस, और आप बैक्टीरिया की मदद से वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि अब ये प्रोसीजर्स जो हैं ये होते हैं या नहीं होते। Today scientists are most excited about the drugs derived from sea animal. Sea animal जो है ये एक तरह का जानदार होता है जो कि एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, तो उससे भी कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, तो उसमें से ड्रग्स जो हैं ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। दे कंट्रोल, ये जो गोनेडोट्रोपिन है ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो जो सेक्स ऑर्गन्स है जिसमें गोनेड्स आ जाते हैं तो उनसे रिलीज होते हैं सेक्स हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस जो है मेल में उनसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और ओवरीज जो है फीमेल में उनसे ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो गोनेडोट्रोपिन अगर किसी के अंदर इस हार्मोन की कमी है तो उसके अंदर ये अगर किसी के अंदर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की कमी है तो उसके टेस्टिस या उसके ओवरीज में से प्रॉपर सेक्स हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हो गई है कि उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक एंजाइम होता है हाइल यूरोनाइडेज। हाइल यूरोनाइडेज भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जो कि लीचेस के हेड के अंदर पाए जाते हैं। अब आप देखें कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो केमिकल बना देते जो हमने आइडेंटिफाई किया। तो लीचेस के हेड के अंदर, स्नेक के वेनम के अंदर और मेमेलियन टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह स्नेक का वेनम होता है तो उसमें से एक ये भी होता है कि जो उसको ब्लड को क्लॉट करवाता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया और आप चाह रहे हैं कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए, तो आप स्नेक का जो वेनम है उसको कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लॉटिंग के लिए भी,
ठीक है, तो इस तरह से सोचा जाता है, जो केमिकल अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है उसको हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स या मिनरल्स एज अ ड्रग, कुछ ड्रग्स जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं मिनरल से या फिर मिनरल के साथ जो है वो सप्लीमेंट के तौर पर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक तरह का एनीमिया, एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। एनीमिया के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड लॉस हो सकता है, यानी आपका खून बहुत ज़्यादा बह गया तो भी एनीमिया हो सकता है आपको। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम होती है। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है कि जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका शेप खराब हो जाता है जिसकी वजह से सेल्स टूट जाते हैं। और एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो आयरन अगर किसी के अंदर नहीं है तो जाहिर है उसके अंदर ब्लड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या होगी? आयरन। बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं हमारे पास, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, इनकी कमी की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ अलामात आती हैं, कुछ बीमारियाँ आती हैं। तो अगर हम उनमें ये देते हैं तो ये एज अ ड्रग इस्तेमाल होगी क्योंकि हम उनकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जिंक जो है ये एक्जिमा के अंदर, एक्जिमा एक स्किन की कंडीशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की एक बीमारी होती है जिसके अंदर सुबह के वक्त जो है जब बंदा उठता है, पेशेंट उठता है तो उसके जोड़ जो है वो अकड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दिन का हिस्सा गुजरता है तो उनके जोड़ों में थोड़ा सा नरमी आती है, थोड़ा सा मूव करना शुरू करते हैं। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मुख्तलिफ दवाओं से इलाज होता है। तो उसमें एक जो है वो गोल्ड के सॉल्ट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारे पास नेचुरल ड्रग्स, ठीक है, नेचुरल आपको कहीं ना कहीं से मिल रही थी। अब आ जाते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर। सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो लैब्स के अंदर सिंथेसाइज की जाते हैं बाय मैन मेड केमिकल्स रादर देन नेचुरल इंग्रेडिएंट। लेकिन होता क्या है, आपने कोई नेचुरल दवा जो है वो हासिल की तो वो एक्चुअली ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे एप्पल का आईफोन जो है वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन चाइना क्या करता है उसकी कॉपी बना देता है। बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा कि भाई एक केमिकल है, उसका स्ट्रक्चर फला फला है, तो आपने क्या किया, लैब के अंदर उसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश की। अब वो कॉपी हो सकता है उस नेचुरल केमिकल से अच्छी बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नेचुरली अकरिंग ड्रग्स होती हैं उनसे बेहतर आप सिंथेटिकली प्रोड्यूस जो सिंथेसाइज करते हैं ड्रग वो उनसे बेटर वर्क करते हैं। तो आपने नेचुरल वाले को स्टडी कर लिया, उसके स्ट्रक्चर की देखते हुए आपने लैब के अंदर जो है वो ड्रग्स बना ली, तो ये आपकी सिंथेटिक ड्रग्स कहलाते हैं। तो मैरिजुआना जो है ये एक इलिसिट ड्रग है, इलीगल ड्रग है, लेकिन इसे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंथेटिक मैरिजुआना जो है ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ, प्रिंसिपल यूज़ क्या है मेडिसिनल ड्रग का, प्रिंसिपल यूज़ क्या है, यानी कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम उन्हें पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, जो पेन रिलीफ करने के काम आती हैं। अच्छा, पेन कैसे रिलीफ होगा, तो बहुत आसान है। आपका पेन जो है ना वो एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है जो कि डिटेक्ट करता है कोई ना कोई सेल या न्यूरॉन जिसको हम रिसेप्टर का नाम देते हैं। जिस तरह से किसी भी इदारे के अंदर सबसे फ्रंट के ऊपर एक बंदा या बंदी बैठी होती है और उस एरिया को हम रिसेप्शन कहते हैं। कोई भी जब आता है बाहर से तो सबसे पहले उनसे मुलाकात होती है, वो मैसेज उनका रिसीव करके आगे पहुंचाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन को परसीव करते हैं, सेंस करते हैं और फिर आगे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, जिसका काम है इस रिसेप्टर को इरिटेट करना, और जब ये रिसेप्टर इरिटेट होता है तो आपका ब्रेन जो है वो इसे रिसीव करता है एज पेनफुल सेंसेशन, ठीक है। तो ये रिसेप्टर ये केमिकल इस पे आके बैठेगा और यहाँ से मैसेज जनरेट होगा और ये ब्रेन तक पहुँच जाएगा। तो पेन किलर्स क्या करते हैं, इसकी जो बैठने की जगह है यहाँ पे उसको ब्लॉक कर देंगे, तो ये केमिकल इस पे बैठ ही नहीं पाएगा। तो ऑल्दो बॉडी के अंदर केमिकल मौजूद है लेकिन वो रिसेप्टर पे जब तक नहीं बैठेगा आपको पेन की सेंसेशन फील नहीं होगी। तो दवाएं यही करती हैं, पाथवे को रोक देती हैं, या फिर अगर रिसेप्टर पर बैठ भी गया था तो यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज यहाँ से चलता हुआ जा रहा है ना, तो इस मैसेज को यहाँ पे उतरना था ब्रेन में, तो जहाँ पे उतर के ब्रेन के ऊपर जाके किसी सीट के ऊपर बैठना था तो वहाँ पे जाके दवाएं जो है वो एक्ट कर देती हैं, या फिर दरमियान का जो रास्ता है उसको किसी तरह से ब्लॉक कर देती हैं। तो इस तरह से पेन की सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुँचती। तो पेन किलर्स जो हैं वो एक्ट करती हैं सीएनएस के ऊपर, यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर एक्ट करती हैं और पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करती हैं। तो इसमें बहुत सारी पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, पैनाडोल। अच्छा, पैनाडोल इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है इसका केमिकल नेम है और पैनाडोल जो है इसका मार्केट नेम है। पैरासीटामोल पैनाडोल के नाम से भी आती है, फेब्रॉल के नाम से भी आती है, न्यूबरॉल के नाम से भी आती है। एस्पिरिन जो है वो केमिकल नेम है और एस्कार्ड जो है
एस्कार्ट जो है ये इसका मार्केट नेम है, ठीक है। तो 2 नाम होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है ना वो केमिकल नेम याद रखा करें, क्योंकि एक ही केमिकल की बहुत सारी दवाएं जो हैं मार्केट में बहुत सारे नेम से जो है वो दवाएं होती हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स की। बायो का मतलब लाइफ होता है, बायोटिक या बायो का मतलब लाइफ होता है, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो ये अगेंस्ट द लाइफ है, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वर्क करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, 2 तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, या तो उसे किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को मार देंगी, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। तो जो मारने वाली हैं ये कहलाती हैं बैक्टीरिसाइडल, जैसे सुसाइडल होता है तो बैक्टीरिसाइडल, और जो रोकने वाली हैं वो स्टैटिक कर देती हैं, रोक देती हैं, तो ये कहलाती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। इसकी एग्जांपल में पेनिसिलिन है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, सेफेलोस्पोरिन है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है ना वो एक तरह का रिंग होता है इसके अंदर, इसको बीटा लैक्टियम रिंग कहते हैं। और पेनिसिलिन की एक वैरायटी नहीं है, पेनिसिलिन की बहुत सारी वैरायटीज हैं, उन सब में ये वाला रिंग होता है, इसे बीटा लैक्टियम रिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह का रिंग सेफेलोस्पोरिन के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये बीटा लैक्टियम एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। एक और वैरायटी है हमारे पास केमिकल्स की एंटीबायोटिक्स की, जिन्हें हम टेट्रासाइक्लिन्स कहते हैं, और बहुत सी वैरायटीज़ हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डिफरेंट तरीक़ों से वर्क करती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैक्सीन की। इसको इन्होंने इसमें घुसाया हुआ है। वैक्सीन जो है वो ड्रग के तौर पे नहीं आती ना, वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है फॉर वंस लाइफ, किसी की भी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, वैक्सीन जो है वो करती हैं कि ये प्रिवेंट करती हैं, ये डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं बाय डेवलपिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी। तो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हेपेटाइटिस वैक्सीन की, रेबीज़ की वैक्सीन की। देयर आर मल्टीपल ड्रग्स के जिनकी कोविड-19 जो आया था उसके हवाले से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब मिल गई है, वायरसेस के बारे में या फिर वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ भी बनती है, वायरस के खिलाफ भी बनती है। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, ये हमारे पास एक अदद बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये इसके पास इसका हथियार है, ठीक है। ये मैं एक आरी सी बना रहा हूँ, ठीक है, ये गन समझ लें, आरी समझ लें। तो वैक्सीन के अंदर करते क्या है, अच्छा, जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके पास चूंकि हथियार मौजूद है तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वैक्सीन में या तो ये करते हैं कि इसका हथियार जो है ना उसको कवर कर देते हैं। अब ये हथियार इसका कमज़ोर हो गया तो वीकेंड ऑर्गेनिज्म डालते हैं, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को मैं आपकी बॉडी में डालूंगा, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वो इसको देखेंगे, इसका हथियार देखेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, इसके खिलाफ जो है वो अपना हथियार बनाना शुरू कर देंगे, और ये अपने हथियार से कुछ भी नहीं कर सकता। अगली बार जब ये बिना कवर के आएगा, यानी पूरे पावरफुल हथियार के साथ आएगा, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी तैयार होगी। तो इससे ये होगा कि इन्फेक्शन होने से पहले इसको प्रिवेंट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इसका हथियार हटा दें कम्प्लीटली और इसकी पूरी बॉडी डाल दें। तो आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो इसका चेहरा पहचान लेते हैं, इसका चेहरा पहचान लेते हैं। तो फिर होता ही है कि जब ये हथियार के साथ भी आते हैं तो इससे पहले कि ये अपना काम दिखा सके, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं वो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये वैक्सीन के अंदर किया जाता है। देन दवाएं एक तरह की सेडेटिव्स होती हैं। सेडेटिव्स वो होती हैं जो कि एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के काम आती हैं, ट्रीट करने के काम आती हैं। बहुत सारे लोग एंशियस होते हैं, परेशान रहते हैं, तो उनके अंदर क्योंकि ये CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं। CNS डिप्रेसेंट का मतलब आपके नर्वस सिस्टम जो है, आपका जो ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आप जो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थे, बहुत ज़्यादा एंशियस थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और कुछ लोगों को स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत कॉमन जो है आपका डायज़ेपाम है, डायज़ेपाम वेलियम के नाम से आता है। अगेन ये केमिकल नेम है, ये मार्केट नेम है। एल्प्राजोलाम ये बहुत कॉमन दवा है जो जेनेक्स के नाम से आती है, और क्लोनाज़ेपाम जो कि क्लोनोपिन के नाम से आती है। तो ये सेडेटिव्स हैं जो कि एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए और स्लीप के लिए, नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाउ डेंजर जोन क्या है भाई, तो इन्होंने कुछ बताया है कि इन दवाओं से रिलेटेड क्या कुछ हो सकता है। एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी दवा से जो है ना वो एलर्जिक है। पता कैसे लगता है, तो जैसे ही ये दवा, अच्छा एलर्जी दवा से भी हो सकती है, एलर्जी खाने की चीज़ से भी हो सकती है, एलर्जी पहनने की चीज़ से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो हम कॉमनली ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, जब भी डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है तो वो एक ग्लव्स पहन के आता है, तो वो लेटेक्स के बने हुए होते हैं। लेटेक्स एक तरह का केमिकल होता है। तो कुछ लोगों को लेटेक्स की एलर्जी होती है, कुछ लोगों को खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एलर्जी है वो इन कांटेक्ट आती है, तो आपका जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो उसके खिलाफ अटैक शुरू करता है, जिससे
माइल्ड रिएक्शन भी हो सकता है और बहुत सीवियर रिएक्शन भी हो सकता है। माइल्ड रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, इचिंग हो सकती है, खारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है, लाल धब्बे से पड़ जाएंगे। एक दफ़ा मुझे हुआ था, हॉस्पिटल के अंदर मैं था, मैंने किसी दूसरे बंदे से स्टेथ मांगा, स्टेथोस्कोप जो होता है जिससे आप दिल की धड़कन और वो सुनते हैं, हार्ट लंग्स के साउंड सुनते हैं। तो मैंने स्टेथ मांगा और स्टेथ जो है वो मैंने अपने गले में डाला जैसे डॉक्टर डालते हैं। तो वो डायरेक्टली मेरी स्किन को टच कर रहा था, वो किसी और का स्टेथ था, पता नहीं स्टेथ था या फिर बीपी एपरेटस था, तो पता नहीं इसका मटेरियल शायद ऐसा था। तो वो जैसे ही मैंने डाला तो मेरी पूरी जो गर्दन है उसके ऊपर लाल लाल जो है वो निशान पड़ गए, सूजन हो गई वहाँ पे और बहुत ज़्यादा इचिंग जो है वो मुझे होने लगी। तो मैं समझ गया कि ये जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाता है, ये एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि कोई चीज़ टच करने से होता है। तो मैंने फ़ौरन वो हटा दिया तो और वो खुद ब खुद ठीक हो गया। तो ये इचिंग माइल्ड सी इचिंग भी हो सकती है और ये एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है। एनाफाइलैक्सिस के अंदर ये होता है कि ऐसे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जो कि आपका जो है ना वो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं आपकी, उनको बहुत ज़्यादा खोल देते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा खोल देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको प्रेशर नहीं, जो उनको ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही होती। इसी तरीके से इन नालियों के, इन खून की नालियों के बारीक बारीक जो नालियाँ होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं, उनके दरमियान जगहें बढ़ जाती हैं, स्पेसेस बढ़ जाती हैं। तो आपका जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड लीक करने लगता है, फ्लूइड जो है वो लीक करने लगता है। जब फ्लूइड लीक करने लगेगा तो खून की नाली के अंदर खून कम हो जाएगा अगेन, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है ना वो ब्लड प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा, जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसी तरह से जब हाइपोटेंशन होती है तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको टैकीकार्डिया कहते हैं, इसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो हाइपोटेंशन होती है, टैकीकार्डिया होता है और आपका जो फेफड़े हैं उनकी तरफ जो पाइप जा रहा है, एक तो ट्रैकिया है, दूसरा ब्रोंकाई कहलाते हैं। तो ये पाइप जो हैं ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि इन पाइप्स को बंद करवा देते हैं। अब जाहिर है जब ये पाइप बंद हो जाएंगे, इसको ब्रोंकोस्पैज्म कहते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म। ये जब पाइप बंद हो जाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो सेकंड्स के अंदर उसकी डेथ हो सकती है। सेकंड्स के अंदर अगर ये ठीक ना हो तो सेकंड्स के अंदर डेथ हो सकती है। तो इसके लिए एक बहुत ही मिरेकल एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है ये एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, नॉर्मली प्रोड्यूस होता है और इसको दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है एपिनेफ्रिन। तो इसका इंजेक्शन जो है वो लगाना पड़ता है, तो इससे आपका ये जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है ये ठीक हो जाता है। तो हमारे यहाँ हमारे रीजन के अंदर तो इतनी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, खाने की चीज़ों से भी होते हैं। तो अगर वो शख्स खाने की, हाँ एक और चीज़ होती है, जो आपका ट्रेकिया है उसके ऊपर जो है ना ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस जो है जिसको कहते हैं हम, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये वॉइस बॉक्स कहलाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सूज जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा सूज जाता है इसको लैरिंजियल एडिमा या एयरवे एडिमा कहते हैं। तो यहाँ से जो है ना वो एयर की मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर किसी ने ऐसी कोई चीज़ खा ली या ऐसी कोई दवा उसको मिल गई जिससे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होगा, तो वो जो बात कर रहा होगा, जैसे मैं भी नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो मेरे अल्फाज प्रॉपर्ली नहीं निकल रहे होंगे और मुझे सांस लेने में मसला हो रहा होगा, मेरी ज़बान जो है वो बड़ी हो रही होगी, तो ये सीवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहलाता है। और ये कुछ नहीं है, ये आपके अपने केमिकल्स की वजह से होता है। बस ये है कि आप जो है जिस चीज़ से एलर्जिक थे वो चीज़ आपने कंज्यूम कर ली, तो बॉडी के अंदर जो है ना वो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जो ये सारी चीज़ें करवा देते हैं। तो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन ये दोनों सेम चीज़ के नाम है, तो इसका शॉर्ट दिया जाता है। तो जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है या जो लोग एजमेटिक्स होते हैं, अस्थमा के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, आपका जो एयरवे है वो बंद हो जाता है। तो अस्थमा के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एजमा का अटैक होता है तो उसमें भी एपिनेफ्रिन दिया जाता है। और इसी तरह अगर ड्रग रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन, तो उसके अंदर भी इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी रिएक्शन हो जाता है। अगर किसी को खून लग रहा है और वो खून प्रॉपर्ली क्रॉस मैच नहीं किया, यानी ब्लड ग्रुप तो मैच किया था लेकिन ब्लड ग्रुप के अलावा जो है और भी बहुत सारे माइनर चीज़ें होती हैं जो कई बार मैच नहीं होती, तो अगर वो प्रॉपर्ली मैच नहीं हुआ तो उसमें ये होता है कि सीवियर रिएक्शन हो सकता है और पेशेंट की जो है वो जान जा सकती है अगर उसको मैनेज ना किया जाए फ़ौरन। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ओवरडोज हो सकती है, पेन किलर्स की ओवरडोज और सेडेटिव, इससे पेशेंट एडिक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पहले 5 मिलीग्राम दे रहे थे, ठीक है, तो अगर ये
एक तो चीज़ होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस के अंदर ये होता है कि पहले 5 मिलीग्राम उसकी बॉडी पर एक्ट कर रही थी, उससे इसे आराम आ जाता था। जैसे लोग पैनाडोल की पहले 1 गोली खाते थे, अब उन्हें 1 गोली से कुछ नहीं होता, तो वो 2 गोलियाँ खाते हैं। तो ये टॉलरेंस होती है। और ओवरडोज अगर है, तो अगर आप पहले से ही ओवरडोज दे रहे हैं, किसी को 5 मिलीग्राम की ज़रूरत थी, आप 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो अब ये 10 मिलीग्राम पे इसकी बॉडी एडजस्ट हो गई है, अब इसको 10 मिलीग्राम से कम के ऊपर आराम नहीं आएगा। सेडेटिव्स जो हैं उनकी ओवरडोज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि ये CNS को डिप्रेस करवाते हैं, ये ब्रीदिंग को भी वो करते हैं, रिड्यूस करवाते हैं। तो अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट की ब्रीदिंग रुक जाती है और पेशेंट जो है वो मर सकता है। ओवरडोज से जो है वो पेशेंट की जान जा सकती है। अच्छा भाई, यू कैन नॉट कैच द डिजीज़ फ्रॉम द वैक्सीन। मैंने बताया था कि वैक्सीन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है उससे या तो हथियार ले लिया जाता है, हथियार ले लेते हैं, या फिर उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं, या फिर बिना हथियार के उससे बिना हथियार के डालते हैं उसे, या फिर उसका हथियार बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। तो या तो इनएक्टिव वायरस है जो बीमारी कॉज कर ही नहीं सकता, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है कि वो अंदर तो चला जाएगा, लेकिन जितनी देर में वो बीमारी पैदा करेगा उतनी देर में हमारी बॉडी उसके खिलाफ हथियार बना के उसे डिस्ट्रॉय कर चुकी होगी। अच्छा, न्यू स्टडी शोज दैट वो बच्चे जिनको एंटीबायोटिक दी जाती है, अच्छा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आमतौर पे जो होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं और आपके ब्रोंकाई आ जाते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपकी नाक आ जाती है और जो थ्रोट वगैरह है वो आ जाता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आमतौर पे वायरस से होता है। अब अगेन मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स मेनली जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप एंटीबायोटिक्स अगर वायरस के इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ देंगे तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और फ़ायदा ना होने के अलावा एक नुकसान उनका ये होता है कि उनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो बैक्टीरिया रह रहे होते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया रह रहे होते हैं जिन्होंने बीमारी नहीं भी की हुई, वो मुसलसल अगर उस एंटीबायोटिक से एक्सपोज हो रहे हों तो वो उसके ख़िलाफ़ हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक वक्त आता है कि उन पर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। टाइफॉइड जो है एक तरह की बीमारी है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपके टाइफॉइड एक बीमारी है कि इसके अंदर होता ही है कि अब इस एक तरह का टाइफॉइड आ रहा है जिसको हम MDR कहते हैं, यानी पहले बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता था ये, अब एक आ रहा है MDR, एक आ रहा है XDR। MDR का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी पहले जो दवाएं इस पर असर करती थी इस बैक्टीरिया को मार देती थी, सैल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरिया होता है, तो पहले जो दवाएं इस ड्रग को इस बैक्टीरिया को मार देती थी अब वो भी नहीं मार रही, और उसके अलावा भी हम जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं मार रही सिवाय कुछ के, तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहलाता है। और एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि बहुत सारी दवाएँ हैं, तकरीबन सारी ही दवाएं हैं जो अब इस पर असर नहीं कर रही सिवाय इक्का दुक्का को छोड़ के। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप ऐसे इन्फेक्शंस के अंदर जिनमें ज़रूरत नहीं है आप जो है वो एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रेसिव एंटीबायोटिक्स वाइल हेल्पफुल इफ़ यू हैव अ सीरियस इन्फेक्शन। हाँ, अगर किसी को सीरियस इन्फेक्शन भी है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंटीबायोटिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बैक्टीरिया नुकसान पहुँचा रहा है वो तो मर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर हमारे कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, और ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंटीबायोटिक से ये भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए बन रहे होते हैं वो हमें मिलने से रह जाते हैं, तो ये भी एक नुकसान होता है। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स के साथ जो है ना वो कुछ साशे दिए जाते हैं जो कि गट के फ्लोरा को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। अच्छा भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बारे में और एंटीसेप्टिक की डिस्कवरी के बारे में। एंटीसेप्टिक वो केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन को या टिश्यूज़ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जो है, मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है वो ऑसवेल्ड था, बिल्कुल इसी तरह फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है वो आपके जोसेफ लिस्टर हैं। जोसेफ लिस्टर जो हैं इन्होंने सेफर मेडिकल प्रोसीजर, देखो मेडिकल प्रोसीजर तो पहले भी होते थे लेकिन उनमें इस तरह से एंटीसेप्टिक जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने जो है वो सेफर मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए पाथवे बनाया, पेव किया रास्ता। कैसे इन्होंने एंटीसेप्टिक प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करवाया। तो इससे हुआ ये कि जो चाइल्ड बर्थ है या डिफरेंट तरह की सर्जरीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो डेथ्स थी वो डिक्रीज़ हो गई। सर्जरी हो तो जाती है अगर आप एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ना करें, अगर आप क्लीन प्रोसीजर्स ना करें, अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल ना करें, तो उससे सर्जरी तो हो जाती है लेकिन सर्जरी के बाद
जहाँ पे आपने इंसिजन लगाया या बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो इन्फेक्शन जो है वो मरीज़ की जान ले लेता है। और उन्होंने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। कार्बोलिक एसिड ये एक केमिकल होता है, या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। हैंड वॉशिंग के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स की वॉशिंग के लिए जो है वो इन्होंने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया। एक स्प्रे इन्होंने डिज़ाइन किया, स्प्रे मशीन, जो कि कार्बोलिक एसिड को ही यूटिलाइज़ करती थी, ताकि जो एयरबॉर्न जर्म्स है जो हवा के अंदर घूम रहे होते हैं उन पे स्प्रे करके उनको भी मारा जा सके। तो ये तो बात हो गई एंटीसेप्टिक से रिलेटेड। अब आ जाते हैं उससे एंटीबायोटिक से रिलेटेड। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इनका नाम यूज़ किया जाता है, इनका नाम आता है जब भी एंटीबायोटिक की बात आती है। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ। अच्छा, इन्हें ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज ए केयरलेस लैब टेक्नीशियन, ठीक है। इनके बारे में यही रहा है कि ये इसी तरह की हरकतें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करते रहते थे। अच्छा, फ्लेमिंग जो है उन्होंने जब वो 2 वीक के वेकेशन के बाद आए तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड है जो ग्रो हुआ है। मोल्ड कहते हैं फंगस को। तो मोल्ड जो है वो डेवलप हो गया। ये इन्होंने स्टेफिलोकोकल कल्चर प्लेट, स्टेफिलोकोकस जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि चेन जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है। इस तरह की चेन की फॉर्म के अंदर सर्कुलर सा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस होता है। स्टेफिलोकोकस वो होता है जो कि ग्रेप्स के बंच की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये स्टेफिलोकोकस को जो है वो ग्रो करवा रहे थे एक कल्चर के अंदर। कल्चर मीडियम होता है, कल्चर प्लेट होती है जिसके अंदर वो ग्रोथ की वो चीज़ें होती हैं जो कि बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं। नॉर्मल पीएच होती है जो कि बैक्टीरिया के लिए होती है, टेम्परेचर होता है, इसके अंदर फूड होती है। तो इन्होंने जो है वो इस कल्चर प्लेट के ऊपर स्टेफिलोकोकस ग्रो करने के लिए छोड़ा था और 2 वीक के लिए चले गए थे। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि एक्सीडेंटली यहाँ पर एक मोल्ड ग्रो कर गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये दूसरे कलर से बनाऊँ तो ये मोल्ड ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने देखा कि जहाँ पे मोल्ड ग्रो कर रहा है उस एरिया को छोड़ के बाकी जगह पे जो है वो आपका स्टेफिलोकोकस ग्रो कर गया, लेकिन मोल्ड ने जो है वो अपने अराउंड का एरिया जो है उस पे इसको ग्रो नहीं होने दिया। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मोल्ड है, ये जो फंगस है, ये कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उसको प्रिवेंट कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। तो फिर इस केमिकल को जो है वो आइसोलेट किया गया और इसको पेनिसिलिन का नाम दिया गया। तो भाई यहाँ पे बात हो गई मेडिसिनल ड्रग की। अब आ जाते हैं एडिक्टिव ड्रग्स की। एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं ये एक्ट करती हैं प्लेजर सेंटर के ऊपर। ब्रेन के अंदर प्लेजर सेंटर होता है जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से भी एक्टिवेट होता है। यानी आपको जब खुशी का एहसास होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई काम हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर कोई सक्सेस आपको मिल जाए, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को तो छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिल जाती हैं। तो वो प्लेजर सेंटर आपका एक्टिवेट होता है जो कि नॉर्मल आपकी बॉडी के अपने केमिकल्स करवाते हैं। लेकिन उन्हीं केमिकल्स के, उन्हीं प्लेजर सेंटर के ऊपर एक कुर्सी है ना, ठीक है, उसके ऊपर आपके अपनी बॉडी का केमिकल जाके बैठेगा, तब भी वो एक्टिवेट हो जाएगी, तब भी आपको खुशी का एहसास होगा। और कोई ऐसा केमिकल जो उस कुर्सी पे जाके बैठने की सलाहियत रखो तो वो आर्टिफिशियली जो है वो उस प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करवा देगा। अच्छा, तो ये एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि प्लेजर सेंटर के ऊपर एक्ट करते हैं और उसे जो है वो एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, बार बार के रिपीट होने से होता ये है कि फिर ये होता है कि इसी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है उस सीट को एक्टिवेट करने के लिए। जो आपका नॉर्मल इंटरनल जो केमिकल आपका है उसके लेवल जो हैं या वो केमिकल जो है वो उस तरह से उस प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट नहीं करवा पाता जिस तरह से आपका ये जो आर्टिफिशियल केमिकल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पे बॉडी इसकी यूज टू हो जाती है। तो इसी वजह से इन्हें एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अब इन ड्रग्स की या केमिकल्स की एडिक्शन जो होती है उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो ये किसी भी शख्स को बेटर फील कराती हैं। तो जितना ज़्यादा कोई ड्रग बेटर फील कराएगी, फॉर एग्जांपल अगर 3 ड्रग्स हैं A, B और C, और A जो है वो कम जो है मूड एलिवेट करती है या प्लेजर सेंटर को कम एक्टिवेट करती है, और C जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट करती है, तो C जो है वो प्रेफरेबल ड्रग होगी कि जो कोई भी एडिक्ट जो है वो इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से ये भी डिपेंड करता है कि उस ड्रग के ना मिलने से जो सिम्टम्स आते हैं, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जब आपको वो जब किसी को वो ड्रग नहीं मिलती तो उसकी वजह से, जिस तरह अल्कोहल है, अल्कोहल के विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह हेरोइन है, हेरोइन के विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं। तो जब वो दवा नहीं मिलती तो उससे क्या इफेक्ट आते हैं, तो ये भी डिसाइड करता है कि कोई भी शख्स जो है वो किस चीज़ का एडिक्टिव होगा। हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं एडिक्टिव ड्रग की। एक है हमारे पास सेडेटिव्स। सेडेटिव्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं।
यानी उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवाते हैं, और इसी वजह से ये एंग्जियोलाइसिस के तौर पे यानी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये नॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो करते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल जो है वो अब्यूज़ ड्रग के तौर पे होता है। यानी एक तो इसका प्रॉपर यूज़ है कि जिनमें जो लोग परेशान रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, उनमें तो ये इनका जो इस्तेमाल है वो जस्टिफाइड है। लेकिन फिर लोग जो है वो सुकून के लिए, बहुत ज़्यादा सुकून के लिए जो है वो इसका अब्यूज़ करते हैं, ओवरडोज करते हैं और फिर इनसे एडिक्टेड हो जाते हैं। कुछ लोग के जिनका ऐसा कोई मसला नहीं होता नींद का, लेकिन वो शौकिया इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या फिर गलतफहमी में नींद की दवा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है कि फिर उनको इसके बगैर नींद नहीं आती। अच्छा, इट कैन कॉज ड्राउजीनेस, नींद सी जो है ये कॉज करता है। स्लीपनेस, ड्राउजीनेस जो है वो थोड़ा सा गुनूदगी को कहते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू रिड्यूस एंग्जाइटी। अच्छा, चूँकि ये CNS को डिक्रीज़ करवाते हैं, CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करवाते हैं, तो ये आपका हार्ट रेट भी स्लो करवाएंगे। ठीक है, जब भी कोई शख्स परेशान होता है तो उसका हार्ट रेट भी तो बढ़ा हुआ होता है। अगर आप अपनी पल्स फील करें जब आप परेशान होंगे तो वो बड़ी भी होती है, इसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये हार्ट रेट को रिड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से आपको बेटर फील होता है, और ये ब्रीदिंग को भी रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, अगर आप एंग्शियस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं या तेज़ सांस लेते हैं और आपका दिल तेज़ धड़क रहा होता है, तो ये दोनों को रिड्यूस करवाता है। लेकिन मसला ये है कि ये ब्रीदिंग को इतना हद तक रिड्यूस करवा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ड्रग ले ली जाए तो ये इतना हद तक रिड्यूस करवा सकता है कि पेशेंट की ब्रीदिंग कम्प्लीटली रुक भी सकती है। और अगर रुक जाएगी तो जाहिर है जब ब्रीदिंग नहीं होगी तो ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो स्पेशली बच्चों के अंदर और एडल्ट्स के अंदर हम तो ये केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो बहुत एहतियात से जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एडल्ट्स के अंदर बहुत कम डोज हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डोज से जो है वो उनके अंदर एपनिया हो जाता है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग उनकी कम्प्लीटली रुक जाती है। बच्चों के अंदर भी अगर आपने बच्चे के वेट के हिसाब से डोज नहीं दी और ज़्यादा डोज दे दी तो उनकी ब्रीदिंग कम्प्लीटली रुक जाती है। नारकोटिक्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर्स। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं जो कि हम पेन किलर के तौर पे रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि पेन की सेंसेशन जो है उसको ये पेन किलर जो भी होता है वो पेन की वजह को ख़त्म नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। बॉडी के अंदर अगर पेन हो रहा है तो ये एक नेमत है, क्योंकि पेन की वजह से आपको पता लगता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो रहा है। अगर ये आपसे पेन की नेमत छीन ली जाए तो आपकी बॉडी अंदर से डैमेज होती रहेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। और हम जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक हमें दर्द नहीं होता, ठीक है, या जब तक हमारा दर्द जो है वो आखिरी हद तक पहुंच नहीं जाता, तो जो भी पेन किलर होती है वो पेन की वजह को ख़त्म नहीं करती, वो सिर्फ पेन की सेंसेशन को दूर करती है। यानी वो पेन के पाथवे को ब्लॉक करेगी, तो आपके दिमाग को पता नहीं लगेगा कि पेन हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो डैमेज चल रहा है वो चलता रहता है। आमतौर पे ये लोग बात समझते नहीं है। इसी तरह से अगर आपको कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आपको खांसी हो रही है। हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है फेफड़ों में पानी भरा हुआ हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, कफ सिरप लेते हैं। अब उनको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से खांसी हो रही है और वो मुसलसल कफ सिरप ले रहे हैं। कफ सिरप से उनकी जो खांसी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, लेकिन वो कफ सिरप जो है असल में कफ को सप्रेस करता है, जबकि खांसी एक नेमत है। अगर खांसी हो रही है तो आपको बता रही है कि फेफड़ों में कोई मसला चल रहा है, विच मीन्स कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कफ सिरप लेके आप खांसी को रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन जो वजह है जिसकी वजह से खांसी हो रही है उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे। तो अगर इन्फेक्शन है फेफड़ों के अंदर तो जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो वो खांसी की वजह ख़त्म नहीं होंगी। तो इसी तरह से पेन किलर्स जो होते हैं वो पेन को तो किल कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह को किल नहीं करते। ये बाइंड करते हैं पेन रिसेप्टर्स के साथ। अब वो पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके टिश्यू के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, CNS के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, और ये रिड्यूस करते हैं पेन को। मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास सिंपल जो आपका पैरासीटामॉल है एंड जो हमारे पास पेन किलर्स होते हैं उनको हम स्टेप वाइज इस्तेमाल करते हैं। पहले बहुत सिंपल सी मेडिकेशन देते हैं जिनके कम साइड इफेक्ट्स हैं। अगर किसी का उनसे दर्द नहीं जाता तो फिर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन देते हैं, फिर और स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन देते हैं। तो ये नारकोटिक्स जो है ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर देते हैं, तो इसलिए इन्होंने मेंशन किया है कि मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बाकी दवाओं से जो है वो ना जा रहा हो। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? ओपियोइड्स जो हैं वो एक तरह के हमारे पास ड्रग्स होती हैं, तो उनसे यूफोरिया होता है, एक अलग तरह का एहसास होता है, एक जिसको कहते हैं मूड एलिवेट हो जाता है आपका,
पेन रिलीफ आ जाता है, ड्राउजीनेस सी होती है, थोड़ी सी स्लीपीनेस सी होती है और सेडेशन होती है। नारकोटिक्स जो हैं वो दे कैन बी डेंजरस। एक तो इनका अब्यूज़ हो सकता है, इनसे एडिक्शन हो सकती है, बट इनकी ओवरडोज से जो है मैंने आपको बताया कि ये नारकोटिक्स जो है ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब आपकी सांस लेने की रफ्तार को कम करते हैं और आप जितनी सांस गहरी ले रहे थे उसको भी कम करते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी ओवरडोज हो गई तो उसकी वजह से सांस लेने का अमल जो है वो रुक भी सकता है और उससे जान जा भी सकती है। हेरोइन जो है दिस इज़ कंसिडर्ड हाईली एडिक्टिव। हेरोइन जो है वो ड्रग ऑफ अब्यूज़ भी है और ये मेडिकली भी इस्तेमाल होती है। ये इसके मेडिकल यूजेस भी हैं और इसको जो है वो ड्रग ऑफ अब्यूज़ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटरेक्ट करती है विद डोपामीन लेवल। डोपामीन एक केमिकल होता है जो कि आपकी प्लेजर सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग डिप्रेस होते हैं उनके अंदर डोपामीन जो है उसके लेवल्स कम होते हैं, इसी तरह से सेरोटोनिन जो है उसके लेवल्स जो है वो कम होते हैं। ये दो केमिकल्स हैं जो कि आपके मूड को एलिवेट करते हैं, तो इनके लेवल्स कम होने की वजह से डिप्रेस फील होता है। तो हेरोइन जो है वो इंटरेक्ट करता है डोपामीन लेवल्स के साथ, बढ़ाता है, विच कॉजेज बर्स्ट ऑफ प्लेजर। जिसकी वजह से जो है ना एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो यूफोरिया हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सुकून में हो गई, जबकि वो एक्चुअली आर्टिफिशियल प्लेजर होता है। ज़िंदगी आपकी वैसे ही है, पाकिस्तान में रहने वालों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। अब्यूज़ ऑफ हेरोइन जो है इट कैन लीड टू ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस का मतलब पहले जितनी ड्रग जो है उससे यूफोरिया हो रहा था, जो आपकी बॉडी पर एक्ट कर रही थी, उससे आप फिर डोज बढ़ाते जाएंगे। डिपेंडेंस हो गई, यानी इसके बगैर जो है वो आपको फिर जो है वो प्लेजर का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि जब आर्टिफिशियली प्लेजर जो है वो पैदा होने लगता है तो फिर नेचुरली प्लेजर जो है वो नहीं आता और एडिक्शन हो जाती है। फिर आप जो है ना आपको ये चाहिए होती है फिर किसी भी तरह से। मॉर्फिन जो है ये भी ओपियोइड के अंदर आती है, नारकोटिक के अंदर आती है। मॉर्फिन जो है ये मेडिकली यूज़ की जाती है। दुनिया भर में जो है वो मॉर्फिन पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए। बहुत इफेक्टिव जो है ये पेन किलर है। ये एक्टिव रहती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर अप टू 6 आवर्स। ये 6 आवर्स जो है ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। हर दवा का कोई ना कोई ऑनसेट होता है, यानी कितनी देर में वो अपना काम जो है वो शुरू करती है। इस पर मैं एक बहुत मज़े की बात ये होती है कि आप जो है वो किसी से कहें कि यार सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको दवा ला के देता है, फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल ला के देता है, और अभी आपने जो है ना वो हलक पे रख के पानी के साथ निगली होती है, वो पूछता है कि भाई ठीक हो गई, सर दर्द ठीक हो गया। तो वो लोग ये नहीं समझते कि हर दवा का एक ऑनसेट होता है। ऑनसेट का मतलब ये होता है कि कितनी देर में जाके उसका इफेक्ट शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही निगली है वैसे ही वो खून में शामिल हो गई, वैसे ही वो जो है वो दिमाग तक पहुंच गई और वैसे ही उसने काम शुरू कर दिया। तो एक उसका ऑनसेट होता है और एक उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है, यानी जिस वक्त से उसने काम करना शुरू किया है उससे वो कितनी देर तक काम करेगी। और यही देखते हुए हम बताते हैं कि आपने नेक्स्ट दवा कब लेनी है। यानी अगर हम कहते हैं कि आपने 12 घंटे बाद दवा रिपीट करनी है, इसका मतलब ये है कि पहली जो डोज आपने ली थी वो 12 घंटे के बाद उसका काम ख़त्म हो जाएगा, यानी वो मज़ीद जो है ना वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। तो आपको डोज रिपीट करनी पड़ेगी ताकि आपके खून के अंदर वो दवा जो है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, ये CNS के ऊपर एक्ट करती है और कॉज करती है रिलीफ फ्रॉम पेन, लेकिन अगेन ओवरडोज जो है उसकी वजह से। अच्छा, अब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं ये सारे ओपियोइड्स के होते हैं। जितने भी ओपियोइड्स होते हैं, नारकोटिक्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये सारे होते हैं। इनसे नोज़िया होता है। नोज़िया वो सेंसेशन होती है जिसमें आपको लगता है वॉमिट हो जाएगी, वॉमिटिंग, एक्चुअल वॉमिटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नारकोटिक्स के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लाइट हेडेडनेस होती है, डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, स्लीपीनेस होती है, अजीब सी गनूदगी सी होती है और स्वेटिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके नारकोटिक्स के। एक तरह की ड्रग्स होती हैं जिनको हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं। हेलुसिनेशन जो है वो कहते हैं आप एक ऐसी सेंसेशन को कि जिसके अंदर आपको वो चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं या आपको महसूस हो रही होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हेलुसिनेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई नज़र आ रहा है जो एक्चुअल में वहाँ नहीं खड़ा हुआ, आपको किसी की आवाज़ आ रही है जो एक्चुअल में कोई बोल नहीं रहा, तो इसे कहते हैं हम परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। यानी आप परसीव कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं है। तो कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो इस तरह की सेंसेशन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो दे कॉज हेलुसिनेशन और डिस्टॉर्शन करवा देती हैं। पर जो परसेप्शन होता है आपका, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैं अभी रूम के अंदर बैठा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। अगर कोई एक शख्स दाखिल होता है तो उसका चेहरा मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, वो आ रहा है, उसका आता हुआ वो कुछ बोल रहा है, वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो ये मेरी रियलिटी है, ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। हो सकता है अगर मैं कोई हेलुसिनोजन ले लूँ
कोई ऐसी दवा ले लूँ जो कि हेलुसिनोजन हो, तो वो शख्स मुझे जो है वो टेढ़ा चलता हुआ दिखाई दे या उल्टा चलता हुआ दिखाई दे, या उसकी आवाज़ मुझे जो है वो बहुत भारी सुनाई दे, या फिर जो है वो उसकी आवाज़ जो है वो किसी और तरह की सुनाई दे, या वो उड़ता हुआ दिखाई दे, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है रियलिटी। तो ये हेलुसिनोजन से होता है। हेलुसिनोजेंस के इफेक्ट के अंदर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर सी हो जाती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, आपको दिल धड़कता हुआ महसूस होता है बहुत तेज़, और ब्लड विजन हो जाती है। तो ये इनके साइड इफेक्ट्स होता है। मैरिजुआना जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इलिसिट ड्रग। इसका पौधा होता है जिससे ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर, मैक्सिको के अंदर इस पर पूरी सीरीज़ बनी हुई है कि किस तरह मैरिजुआना जो है उसको ग्रो किया जाता है और उसको पाउडर की फॉर्म के अंदर जो है ना वो बेचा जाता है। ये ऑब्टेन किया जाता है फ्लावर से भी, स्टेम से भी, लीफ से भी। कैनबिस इंडिका प्लांट का नाम जो है जिससे मैरिजुआना जो है वो ग्रो की जाती है। अफगानिस्तान के अंदर तो ओपियम होता है। मैरिजुआना जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर यूजुअली होती है। इसको स्मोक भी किया जाता है, जिस तरह हमारे पास सिगरेट होती है उस तरह से कुछ पाइप्स के अंदर या वाटर पाइप्स के अंदर भी इसे डाल के स्मोक किया जाता है। इसकी वजह से अगेन वही सेंसेशन आती है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है, कोऑर्डिनेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है, बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, अनरियल सी स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी आप जो है वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया घूमती भी महसूस होती है आपको बहुत लाइट हेडेडनेस मौजूद फील होती है, बहुत रिलैक्स सा फील होता है आपको। इट ऑल्सो अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट। ये हो गई, या फिर स्मोक, टबैको हो गया, या फिर अल्कोहल हो गई, तो ये मना होती है उनके अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर मना होती है, क्योंकि ये जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसकी डेवलपमेंट को भी मुतासिर कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को भी मुतासिर कर सकती हैं, और जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को भी मुतासिर कर सकती हैं। टीनेजर के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करें तो थिंकिंग के अंदर, मेमोरी के अंदर और फंक्शन की लर्निंग के अंदर जो है वो आपकी इम्पेयरमेंट हो सकती है, क्योंकि जब आपकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है तो डिफरेंट कनेक्शंस बन रहे होते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बना रहे होते हैं, जिनको साइनैप्स कहते हैं। उस साइनैप्स की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपका आईक्यू जो है वो कम रह सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, लेकिन दूसरे लोगों के मुकाबले में कम हो सकता है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन? तो भाई हमें कैसे पता लगेगा कि पर्सन जो है वो एडिक्ट हो चुका है किसी सब्सटेंस से? फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है या निकोटीन है, तो पहली चीज़ ये होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उस केमिकल का इस्तेमाल जो है, उस ड्रग का इस्तेमाल कंट्रोल नहीं कर पाते। लाइक जो लोग स्मोकिंग से एडिक्ट होते हैं वो एक के बाद एक जो है वो सिगरेट पीते रहते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। जो लोग अल्कोहल से एडिक्ट होते हैं वो मुसलसल जो है वो अल्कोहल जो है वो पीते रहते हैं, वो फिर जो है ना कंट्रोल अमाउंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। यानी बहुत, जैसे सिर्फ टेस्ट के लिए ले लिया आपने, ठीक है, या फिर किसी के साथ बैठ गए तो ले ली, वो फिर भर के, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो लोग प्रॉपर्ली इनके नुकसान जानते हैं, वो उनको देखा होगा कि वाइन का ग्लास जो होता है वो बहुत उसके अंदर थोड़ी सी वाइन आती है, और वो जो है वो कंट्रोल अमाउंट के अंदर लेते हैं। लेकिन जो हमारे कंट्रीज़ होते हैं, एशियन कंट्रीज़ हो गए, इंडिया के अंदर या फिर और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वो पूरी बोतल जो है वो उंडेल लेते हैं, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। अच्छा, बॉडी लेवल जो है किसी भी सब्सटेंस के, जब वो बिलो अ सर्टेन लेवल होते हैं, तो बिलो अ सर्टेन लेवल जब होते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, कुछ मूड रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जब भी सब्सटेंस अब्यूज़ होता है तो मूड के अंदर चेंजेस आते हैं। इसमें क्रेविंग्स होती हैं, ड्रग्स की क्रेविंग्स होती है, मूडीनेस होती है, बैड टेम्पर होता है, वो सब बहुत जल्दी आता है, फोकस नहीं होता, पुअर फोकस होता है, इसीलिए ड्राइविंग वगैरह जो है उसके लिए मना किया जाता है। डिप्रेसिव फीलिंग आती है, थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो केमिकल जाके जो है वो प्लेजर के जो सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन बाद में फिर एक लंबे वक्त के लिए जो है वो डिप्रेशन आता है, एम्प्टी सा फील होता है, खाली सा, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है, और रिजेंटमेंट और बिटरनेस होती है। अच्छा, इसके अलावा जब भी कोई एडिक्ट होता है तो वो जिस भी ड्रग के नशे में, उसमें धुत होकर कुछ रिस्की एक्टिविटीज़ कर सकता है, जिसके अंदर फास्ट ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ड्रग एडिक्शन? तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक तो पर्सनल लेवल के ऊपर भी होती हैं और पर्सनल लेवल से आगे भी होती हैं। जो भी एडिक्ट्स होते हैं, एक तो उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, दूसरा दे कैन डैमेज वन सोशल लाइफ, एक तो अपनी सोशल लाइफ भी डैमेज कर सकते हैं, और जो किसी भी वायलेंस एक्टिविटी के अंदर, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर शामिल होकर जो है वो दूसरों की लाइफ भी, रॉबरी है, स्टीलिंग है, नशे में, क्योंकि
ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये आपकी जजमेंट को मुतासिर करते हैं। आपको राइट और रॉन्ग के अंदर डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा होता, तो आपको नहीं पता होता कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो रैश ड्राइविंग की, किसी को उड़ा दिया तो उसकी लाइफ भी गई, आपकी लाइफ भी गई। कहीं पे स्नैचिंग करने के लिए चले गए तो सामान लेने के बावजूद भी जो है वो उसको गोली मार दी, तो ये हो सकता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, फिर आपको अगर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो सड़कों को तोड़ के उसमें से सरिया निकाल के बेच रहे होते हैं। ये जो कैट आइज लगी हुई होती हैं सड़क के ऊपर, उसको निकाल के बेच रहे होते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं आपकी अमलाक को भी, यानी आपका जो सामान वगैरह उसको भी। ये जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं उनको तोड़ के बेच देते हैं, बैटरीज जो है वो चुरा लेते हैं, तो प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, और दूसरों की लाइफ जो है उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द फैमिली। जब भी कोई एडिक्ट होता है तो वो जब घर के अंदर होता है, नशे के अंदर होता है, तो वो एग्रेसिव होता है, एंग्री होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है, और वो दूसरों के साथ प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करता, तो इसकी वजह से रिलेशंस लूज हो जाते हैं, और उनका जो है वो कोई फिजिकल नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं होता। तो ये कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं जिनसे हेलुसिनोजेंस और नारकोटिक्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं पाकिस्तान के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, वायरस के लिए जो है वो एंटीवायरल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो वायरस के खिलाफ एक्ट करते हैं, और फंगस के खिलाफ जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशंस होते हैं। ना दीज कैन बी प्रोड्यूस, हम बात कर चुके हैं कि नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा सकते हैं, या फिर लैब से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। जब से बायोटेक्नोलॉजी आई है अब तो बहुत आसान हो गया, आपको जो भी केमिकल बनाना है उसके बनाने की इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में होती है वो आपको चाहिए होती है, और फिर वो आप बैक्टीरिया के ऊपर लगाते हैं, और बैक्टीरिया उसकी हज़ारों कॉपीज बना के आपको केमिकल प्रोड्यूस करके देता है। ना एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर यूज्ड टू ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दे कैन ट्रीट वायरल और फंगल इन्फेक्शंस, तो वो एंटी वायरल और एंटी फंगल कहलाते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकेंगी, और बैक्टीरियासाइडल जो कि उसको मार देंगे। अच्छा, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ना वो डिस्कवर की थी, और वो बीटा लैक्टेम है। मैंने बताया था कि एक रिंग होता है जिसको बीटा लैक्टेम रिंग कहते हैं, तो वो रिंग जो है वो पेनिसिलिन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर भी पाया जाता है, और सेफलोस्पोरिन के अंदर भी पाया जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस एक्वायर करता है ना, वो एक एंजाइम बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बीटा लैक्टेम का एक रिंग है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जब बार बार एक ही ड्रग उसको नज़र आती है तो वो इसके खिलाफ एक एंजाइम बनाता है जो कि समझे कि कैंची की तरह का है, और वो इस रिंग को काट देता है। जब ये रिंग कट जाता है तो ये दवा जो है ना ये बेअसर हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं बीटा लैक्टेमेज। ये एक एंजाइम होता है जो बीटा लैक्टेम रिंग को काटने वाला होता है, तो इसी वजह से इसके नाम के आगे ASE लगता है। ASE एंजाइम को कहते हैं, और किसको काटता है, बीटा लैक्टेम को। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं अगेंस्ट बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। ना मिसयूज़ क्या होता है एंटीबायोटिक्स का? एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क। एंटीबायोटिक को जो है वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, और मैंने बताया था कि नॉर्मल जो फ्लोरा होता है हमारी गट के अंदर, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल केमिकल्स बना रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो उनको भी किल कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिशियल केमिकल नहीं मिलते हैं। एंटीबायोटिक के कुछ नुकसानात भी होते हैं, जिसमें एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अगर आपका कोई ऐसा इन्फेक्शन जिसके लिए ज़रूरत नहीं थी एंटीबायोटिक की, और आप जो है वो धड़ाधड़ एंटीबायोटिक जो है वो उसकी बंटी की तरह खा रहे हैं, तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। अगली बार आप पे वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। डायरिया होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इनफैक्ट ये एक जोक भी है, हम जब MBBS पढ़ रहे होते हैं तो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो फार्माकोलॉजी के अंदर जब भी किसी दवा का साइड इफेक्ट पूछा जाता है ना, तो बच्चे को कुछ याद हो ना हो वो 3 ज़रूर बताता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। तो डायरिया है, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, ये एंटीबायोटिक से होता है। स्टमक अपसेट होता है, इसी वजह से आप अक्सर देखेंगे कि हैवी मेडिकेशन के साथ या एंटीबायोटिक्स के साथ अक्सर डॉक्टर जो है वो राइजिक देते हैं। राइजिक जो है ये प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है, ये जो है स्टमक अपसेट को जो है वो रिड्यूस करती है। थ्रश हो जाता है, थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन होता है, माउथ के अंदर भी हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी होता है। वाइटिश सा माउथ जो है वो हो जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है। असल में जो ओरल बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो ओरल बैक्टीरिया जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो मर जाते हैं,
जिसकी वजह से फंगस ग्रो कर जाता है। ये बैक्टीरिया जो है डायबिटिक्स के अंदर भी कॉमन होता है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो होती है, या दूसरे जो भी एड्स के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो चुकी होती है, उनके अंदर भी इन्फेक्शन कॉमन होता है। यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो ओरल कैविटी में भी हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी हो रहा है और विजाइना के अंदर भी होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसके अंदर भी। और कैंडिडा एल्बिकैन जो है ये एक फंगस होता है जो कि कॉज करता है, इसमें डिस्चार्ज होता है, बर्निंग या पेन होता है और इचनेस होती है, ठीक है। एंड इट कैन कॉज येलोइंग ऑफ द टीथ, तो टीथ के ऊपर जो है वो स्टेन्स जो हैं वो कॉज हो सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है दिस इज़ वन ऑफ द फिनोमेना जो कि दुनिया भर में डेवलप हो रहा है और ये एक बहुत ही खतरे की घंटी है। एंड इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो काम हो रहा है, इसके बारे में लोगों को जो है वो आगाही दी जा रही है ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप। तो ओवर यूज़ अगर एंटीबायोटिक्स का होगा तो उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, यानी बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक मजीद काम नहीं करेगी क्योंकि बैक्टीरिया हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है। आपके ऊपर भी अगर मैं एक ही हथियार से बार बार हमला करूं तो आप समझ जाएंगे कि वो हथियार किस तरह काम करता है, फिर आप उसके खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना लेंगे जिसको ढीठ हो जाना कहता है। तो बैक्टीरिया जो है वो कोई ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना लेते हैं ताकि हिंडर कर सकें इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक को। एक मैंने आपको बताया कि जो पेनिसिलिन है उसमें एक रिंग होता है, तो बैक्टीरिया एक जो है वो एंजाइम बना लेता है जो कि उस रिंग को काट देता है, ठीक है। तो जब वो इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बैक्टीरिया जो है ना हमारे पास, उसके पास एक तो ये बैक्टीरिया है, एक उसके पास उसका रेगुलर डीएनए होता है और एक उसके पास उसका जो है वो प्लाज्मिड होता है, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो जीन होती है ना वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे डीएनए होता है जो कि इसके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करवाता है। तो मज़े की बात यह है कि ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को प्लाज्मिड गिफ्ट भी करता है, तो अब ये दोनों के पास आ जाएगा। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो शेयर भी होती है। वैक्सीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वैक्सीन जो है बायोलॉजिकली प्रिपेयर की जाती है जो कि इम्प्रूव करवाती है इम्यूनिटी को, आपको बीमार होने से पहले बीमारी के खिलाफ मजबूत कर देती है। टिपिकली इसके अंदर एक एजेंट होता है, यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह होता है जो डिजीज़ कॉजिंग, असल में होता डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो उसे वीक कर देते हैं या किल कर देते हैं या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट लेके डाल देते हैं, ठीक है, या तो उसका हथियार ही डाल देते हैं या फिर उसकी बॉडी की कोई प्रोटीन डाल देते हैं। असल में जिस तरह मेरी बॉडी जो है उसके अंदर मेरा जो फेस है वो मेरी पहचान है, ठीक है, मेरा जो फेस है मेरी पहचान है, तो इस फेस को मैं कह देता हूँ एंटीजन। आप मुझे मेरे फेस से पहचानते हैं, बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल इस पूरे बैक्टीरिया में एक छोटा सा मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो कि उसकी पहचान हो, ये कहलाता है एंटीजन। मुझे सिर्फ ये एंटीजन डालना होता है, मैं जब ये एंटीजन डाल दूंगा तो मेरे इम्यून सिस्टम जो है वो इसको पहचान लेंगे और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेंगे। अब जब भी बैक्टीरिया आएगा तो उसके ऊपर ये एंटीजन लगा हुआ होगा और मेरे इम्यून सिस्टम फ़ौरन से इसके खिलाफ अटैक कर देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो कोई सरफेस प्रोटीन जो कि एक्चुअली एंटीजन होती है वो डाल देते हैं। वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है किसी भी स्पेसिफिक हार्मफुल एजेंट के खिलाफ। कैसे करती है? इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है ताकि वो उस एजेंट के खिलाफ अटैक करें, और एक बार बॉडी ने उसको पहचान लिया होता है तो एक तरह के सेल्स बन जाते हैं जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, तो आइंदा के लिए जो है वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वैक्सीन जो प्रोड्यूस हुई थी वो एडवर्ड जेनर ने प्रोड्यूस की थी। एडवर्ड जेनर जो है ये काउ पॉक्स के ऊपर काम कर रहे थे, काउ पॉक्स वायरस जो कि काउ के अंदर होता है, तो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। तो जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने देखा कि काउ पॉक्स जिनको हो जाता है उनके ऊपर जो है वो स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स इंसानों के ऊपर होने वाली बीमारी है, काउ पॉक्स जो है वो हाथों के ऊपर जो है ना वो ज़ख़म से बन जाता है, गाय से जो है वो ट्रांसफ़र होता है ये। तो जो लोग काउ पॉक्स से ट्रीटेड होते हैं उनके ऊपर स्मॉल पॉक्स जो है ना वो वर्क नहीं करता, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी हो चुकी होती है और ये सिमिलर वायरसेस हैं, तो इस वजह से यहाँ से जो वैक्सीन जो है उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है कि जहाँ पर किसी भी पर्सन को इम्यून किया जाता है और इन्फेक्शियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बनाया जाता है। अब इम्यूनाइजेशन जो है वो वैक्सीनेशन से भी हो सकती है और इम्यूनाइजेशन जो है वो
एंटीबॉडी से भी हो सकती है। तो आम तौर पे इम्यूनाइजेशन जो करवाई जाती है वो वैक्सीन से करवाई जाती है, यानी आपकी बॉडी के अंदर मैं वैक्सीन डाल दूँ और वैक्सीन को देख के आप एंटीबॉडी बना लें, तो अब आप उस बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यून हो गए। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे पहले ही उस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया था और आपने उसे मार दिया, अब भी आप इसके खिलाफ इम्यून हो गए। तो ये वाली जो इम्यूनिटी थी ये नेचुरल इम्यूनिटी थी, और जो मैंने वैक्सीन से करवाई है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप होती है, इम्यूनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म है वैक्सीन का। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर ये जो छोटे छोटे लगे हुए ये एंटीजन्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं जिन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। ये इस बैक्टीरिया को खाते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसमें से ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हटाते हैं, ये एंटीजन को हटा के अपने ऊपर लगा देते हैं, और फिर ये जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स के पास, टी सेल्स के पास, और उनको जाके बताते हैं कि भाई ये है एंटीजन। ये टी सेल्स क्या करते हैं, इस एंटीजन को पढ़ते हैं और फिर ये एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट तरह के इम्यून सिस्टम के सेल को। ये टी सेल जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, एक तरह के सेल बनाते हैं जिन्हें किलर टी सेल कहते हैं, जो कि इस ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं, यानी जिस पर भी ये वाली एंटीजन लगी हुई होगी उसको मारने का काम करेंगे। हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो मज़ीद इस रिएक्शन को मज़ीद जो है वो प्रोपेगेट करवाते हैं। सप्रेसर टी सेल होते हैं, जब एक बार ये मर जाते हैं तो फिर इनको बंद करने के काम आते हैं। और मेमोरी टी सेल्स होते हैं जो कि आइंदा के लिए इसको पहचान लेते हैं कि आइंदा अगर कभी भी ये वाला एंटीजन बॉडी के अंदर नज़र आता है तो फ़ौरन से और बहुत क्विकली जो है ये इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करवा देते हैं। तो दिस इज़ हाउ आपकी जो इम्यूनिटी है वो वर्क करती है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। एक वीडियो के अंदर इसके MCQs वगैरह जो हैं वो मैं कवर करवा देता हूँ।